प्रदेश के निकाय चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीतियां तय कर दी हैं। यानी कि इस बार के निकाय चुनाव पे विशेष फोकस किया जा रहा है। अपने बूथ को मजबूत करने के लिए ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई रणनीतियां तैयार की हैं। यानी कि बूथ लेवल पर मजबूत करने के लिए अपने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसके साथ ही साथ में उसमें 30 सदस्यों को लाया गया है। यानी कि इस बार के निकाय चुनाव पे पूर्ण तरह से फोकस करती दिख रही है। इसके साथ ही साथ में इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके कंधों पे रखी गई है। यानी कि जो स्टार प्रचारक होंगे उन्हीं कंधों पे होगा कि निकाय चुनाव को कैसे जीतना होगा। अपने बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो की रणनीति कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बसपा अब जो है बूथ को मजबूत करने के इरादे से उतर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने तमाम प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत उनको बताया गया है कि कितने वाहनों का प्रयोग वो कर सकते हैं। अगर बात करें मेयर पद के प्रत्याशी तो वो 5 वाहनों का प्रयोग कर सकता है चुनावी प्रचार के लिए। अगर साथ ही साथ जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो 2 वाहनों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं वो 2 वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। साथ ही साथ सभासद होंगे वो एक जो वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। वाहन पास बनवाने के लिए संबंधित जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनको प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसके बाद वो प्रार्थना पत्र जिला जो निर्वाचन अधिकारी उसको जाएगा। वहां से पास होने के बाद में जो संबंधित अधिकारी होंगे वो पास जारी करेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जिन गाड़ी के वाहनों का प्रयोग होगा चुनाव प्रचार के लिए उनके कागज पूरे होने चाहिए, चाहे आरसी हो, चाहे बीमा हो या पॉल्यूशन हो। निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होता है तो जिला निर्वाचन जो कार्यालय है साथ ही साथ संबंधित अधिकारी हैं ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर 7 नगर पंचायत एवं नगर पालिका पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर की गुड्डू पंडित की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गद्दावर नेताओं में एक गिनती गिनी जाती है गुड्डू पंडित की। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद चुनाव में गुड्डू पंडित की पत्नी को चुनाव देकर समीकरण बदल दिए हैं। वहीं गुलाबटी की बात की जाए तो पीटर सीटर और एचएस के काले खां को समाजवादी पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया है। करीबन 7 नगर पंचायत एवं नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि अभी भाजपा की तरफ से कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। वहीं अभी आम आदमी पार्टी ने 4 नगर पालिका पर अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अभी बसपा के पत्ते खुलने बाकी हैं और बसपा के पत्ते खुलने बाकी है। अब देखना होगा जिस तरह की नगर पालिका बुलंदशहर पर गुड्डू पंडित की पत्नी आने के बाद समीकरण किस तरीके से बदलते हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया का दूसरा चरण लगातार जारी है। ऐसे में कानपुर नगर निगम में सभासद प्रत्याशी हो या मेयर प्रत्याशी और नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी सभी अपना नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान नामांकन कराने पहुंच रहे अशिक्षित उम्मीदवारों को नामांकन कराने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि अशिक्षित उम्मीदवारों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र न होने की वजह से उन्हें नामांकन कराने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कानपुर जिला प्रशासन इस तरह के उम्मीदवारों को लेकर किस तरीके की सुविधाएं देता है और उनके नामांकन में आ रही मुश्किलों को किस तरह से हल। पीलीभीत में 2,92,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। वहीं 5,300 से अधिक नए मतदाता भी बनाए गए हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन करा रहे हैं, लेकिन कुछ जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने पीलीभीत जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए अपने कुछ प्रत्याशियों के पत्ते खोले हैं। कुछ प्रत्याशियों के अध्यक्ष पद के नाम भी खोले हैं। जनपद पीलीभीत में 10 नगर निकाय हैं, जिनमें पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, विशलपुर, न्यूरिया, नौगमा पकड़िया और जहानाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना दिए हैं। तो वहीं गुलड़िया भिंडारा, कलीनगर और बिलसंडा में अभी समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया है। अब देखने वाली बात होती कि जो 3 नगर पंचायतें बची हुई हैं इनमें समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी घोषित करती है। वहीं कुछ अन्य पार्टियों ने अभी भी अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। हालांकि
नगर निकाय चुनाव को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। आगामी निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों का पैनल लगभग तैयार कर लिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया गया था, उसी तरह से अब जो स्टार प्रचारक है उनकी पैनल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के अलग अलग स्टार प्रचारकों का पैनल बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के पदाधिकारी है उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में डालने का काम किया जा रहा है। बता दें कि आपको दोनों डिप्टी सीएम के साथ तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी इस पैनल में शामिल किया गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल, अपना दल एस के आशीष पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद का भी नाम पैनल में जोड़ा गया है। देखा जा रहा है कि जिससे कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को भापते हुए अलग अलग पैनलों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। निकाय चुनाव के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी 2024 में 80 में 80 कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर चल रहा है और जिसके लिए पूरी तैयारी में जुट चुका है भारतीय जनता पार्टी का यूपी इकाई। आगामी निकाय बहराइच में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो इस प्रकार है। बहराइच में अध्यक्ष पद हेतु कुल 138 लोगों ने नामांकन कराया, जिसमें 11 लोगों के नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए हैं। 11 नामांकन पत्रों को खारिज करने के बाद अब बहराइच में अध्यक्ष पद हेतु 127 लोग चुनाव मैदान में हैं। बहराइच नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पर 12 लोगों ने नामांकन कराया है, जबकि नगर पालिका परिषद नानपारा में 9 लोगों ने नामांकन कराए हैं। सर्वाधिक नामांकन नगर पंचायत कैसरगंज में 43 लोगों ने नामांकन कराया है, जिसमें से 10 लोगों के पर्चे अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इसी प्रकार मीपुरवा नगर पंचायत में 21 लोगों ने नामांकन कराया है, जिसमें से एक पर्चे को अस्वीकृत कर दिया गया है, एक नामांकन को अस्वीकृत कर दिया गया है, जबकि 20 लोग वहां चुनाव मैदान में हैं। जरवल और पयागपुर नगर पंचायतों में 16 लोगों ने अपने नामांकन कराया है, जबकि रिसिया नगर पंचायत में 9 लोगों ने और रुपैठिया नगर पंचायत के लिए 12 प्रत्याशियों ने नामांकन। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं शामली में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, 4 मई को वोटिंग होगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शामली के एक वार्ड जो 24 पड़ता है उसके जो मतदाता हैं उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर बहिष्कार के बोर्ड लगा दिए हैं। उनका कहना है कि हमारे वार्ड को एक नहीं 2 वार्ड में बांट दिया गया है। इस मामले में एडीएम शामली से बात की गई तो उन्होंने कहा है मैंने एक समिति बनाई है और उसमें जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो निर्णय होगा वही आपको बताया जाएगा। नगर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है, इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों शूटरों ने घटनाकांड को अंजाम दिया था उससे जाहिर होता है कि कहीं इन 3 शूटरों के पीछे किसी बड़े माफिया का हाथ तो नहीं है। कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो अतीक और अशरफ की नहीं कराई गई। इस एंगल पर विशेष रूप से चाहे वो एसआईटी की टीम हो, एसटीएफ की टीम हो, प्रयागराज पुलिस की टीम हो, जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन तीनों शूटरों ने हमला करके वारदात को अंजाम दिया और तीनों ही शूटरों की अगर बात की जाए तो तीनों ही शूटर नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, तो ऐसे में इनसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हत्या कराई जानी काफ़ी आसान हो जाती है। इनको भनक भी नहीं लगेगी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, बस महज इनको एक सपना दिखाया गया होगा कि जराइम की दुनिया में तुम्हारा कद बड़ा हो जाएगा अगर इन दोनों की हत्या करते हो। तो इस एंगल पर विशेष रूप से एसटीएफ और अन्य जाँच एजेंसियाँ पड़ताल कर रही हैं। माफिया उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। प्रदेश भर के माफियाओं पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन ले रही है। जहां उनकी संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ऐसे माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी गई है जो कि कहीं न कहीं मोस्ट वांटेड हैं और लंबे समय से फरार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जोन वाइज साथ ही साथ कमिश्नरेट वाइज भी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के बाद माफियाओं में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि उसकी पेशी फिजिकल के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए। वजह स्पष्ट है कि माफियाओं में खौफ है। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के टॉप माफियाओं की लिस्ट जारी की, उसके बाद ही अजय सिपाही ने भी अयोध्या में सरेंडर कर दिया है। लगातार ऐसे माफिया जो कहीं न कहीं पहले उत्तर प्रदेश के लिए आतंक का पर्याय थे, अब उनके दिल में उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ है। योगी सरकार का लगातार एक्शन बता रहा है कि माफिया अब दहशत में हैं, जो कभी दहशत फैलाने के लिए जाने जाते थे। निकाय चुनाव को लेकर जो तमाम प्रत्याशी हैं वो एड़ी से सिर तक का जोर लगा रहे हैं।
तो वहीं आगरा की जो नगर पालिका शमशाबाद है, यहाँ राजनीति में एक अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपको बताते चले कि जो शमशाबाद सीट है, यहाँ पर पिछले 25 वर्षों से पूर्व जो राज्य मंत्री थे सपा के, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी राठौर यहाँ पर विराजमान है। यानी कि कहा जाए सपा का पूरी तरह से यहाँ पर पिछले 25 सालों से कब्जा बना हुआ है। तो वहीं इस बार जो लक्ष्मी देवी राठौर है, उनके देवर ब्रजमोहन राठौर को भाजपा ने टिकट देकर उन पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं यहाँ पर आज देखने को मिला कि जो लक्ष्मी देवी राठौर है, जिन्हें सपा से प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। तो वहीं साथ ही साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी थे मेघ सिंह कुशवाहा, उन्होंने भी पर्चा अपना वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो गणित है वह उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि जो जीत का ऊंट है वो किस करवट बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर पालिका शमशाबाद की राजनीति है उसमें एक अलग ही रोचक देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार यहाँ जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो लक्ष्मी देवी राठौर है, सपा से प्रत्याशी थी, उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया है और उनका कहीं ना कहीं कहना है कि परिवार के चलते उन्होंने इस पर्चे को वापस लिया है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुसाफिर खाना नगर पंचायत में। मुसाफिर खाना नगर पंचायत ज़िले की सबसे छोटी नगर पंचायत है। यहाँ पर लगभग 5,500 वोटर हैं और जिसमें से कि लगभग 3,500 वोटर जो है वो पुरुष हैं और लगभग 2,500 से 3,000 वोटर महिलाएं हैं। लेकिन अभी तक यहाँ की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर किसी प्रत्याशी ने किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी का चेहरा नहीं दिया है, किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नाम नहीं दिया है। इससे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ वोटरों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी देती है, जिसको लेकर के लगातार वोटरों में चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी कौन सा प्रत्याशी देती है और वोटर किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं। नगर बागपत में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा सांड लगातार अपना तांडव दिखा रहे हैं। मैन बाजार हो या हाईवे हो, लगातार सांडों की लड़ाई वहां देखने को मिल रही है। सांड लगातार व्यापारियों को भी अपना शिकार बनाया है, जहां पर व्यापारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं और दुकानों में घुसकर सांडों ने वहां पर दुकानों को क्षतिग्रस्त भी किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। वह वीडियो है अग्रवाल मंडी टटीरी की, जहां हाईवे पर 2 सांड अपना तांडव दिखा रहे हैं। दोनों सांडों की भिड़ंत में एक व्यापारी की दुकान में घुसकर उसकी दुकान में नुकसान पहुंचाया है। यह कोई पहला मामला नहीं है बागपत में। बागपत के अंदर सांडों का तांडव देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने आला प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इन आवारा सांडों का आतंक बंद नहीं हुआ है। जनपद बुलंदशहर में दबंग युवक का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक ने स्याना के चांदपुर मार्ग पर एक युवक के साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली देते हुए का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल करा है। वायरल वीडियो में गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है पीएम और सीएम को। ऑडियो वायरल के अनुसार न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता से चलाया और चलाने के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने स्याना पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके का ये हापुड़ का रहने वाला चकेड़ा का बताया जा रहा है, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक स्याने के व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे को लेकर सीएम और पीएम को गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अतीक व अशरफ डबल मर्डर के शूटर सनी सिंह के घर पर 5वें दिन भी पुलिस का पहरा देखने को मिला है। सुरक्षा को लेकर के शूटर के परिजनों के घर की जाने की सारी रास्ते वो बैरिकेडिंग लगा करके सील कर दिया गया और उनके घरों के अंदर भी पुलिस कर्मी उनको घर के अंदर भी तैनात कर दिया गया है और किसी से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मैं बता दूं कि जो सनी शूटर है उसका घर कुरारा ब्लॉक पर है और देखने वाली बात ये है कि आज जो बांदा जिले में सनी शूटर के जो साथी थे उसके कई गुर्गे को एसआईटी की टीम ने उठाया है
और संभावित दौरा भी हमीरपुर का लग सकता है और जांच के दौरान पर कई चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। झांसी के सिमराबारी में व्यापारी के साथ हुई लूट में वंचित चल रहे बदमाशों और पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। बता दें बबीना थाना क्षेत्र के भेल चौकी के सिमराबारी व्यापारी के साथ कुछ दिनों पूर्व बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी। वहीं 2 दिन पूर्व एसओजी और झांसी पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। इसी के बाद झांसी पुलिस ने 2 और जो बदमाश बचे हुए थे उनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, जिन्हें आज पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया है। वहीं दोनों बदमाशों के पास से लूट की घटना के द्वारा अंजाम दिए गए जेवरात और नकदी बरामद की गई है। कुशीनगर में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई किया है। पुलिस के द्वारा शराब की एक बड़ी खेप ले जा रहे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज उसे जेल भेजा गया है। आज कुशीनगर जनपद के तरिया सुजान पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति के पास से एक मैजिक टेम्पू भी बरामद हुआ, जिसमें 1,71,600 रुपये के बियर शराब भी बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने बिहार प्रांत के पश्चिमी चंपारण जिले के निवासी प्रमोद कुमार यादव के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे आज जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई आगे भी निरंतर चलती रहेगी। कुशीनगर नगर निकाय चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन का कहना है कि नगर निकाय चुनाव में संभवतः है कि लोग प्रत्याशी जो कि दारू का भी वितरण कर सकते हैं। ऐसे में शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कन्नौज के मकरन नगर में आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। वहीं उन्होंने जमीन के अंदर दफन शराब को खोद कर निकाला है। साथ ही इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने भी बताया है कि शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के सख्त निर्देश हैं और पुलिस भी कड़ी मशक्कत करेगी, एड़ी से चोटी का जोड़ लगा देगी, जिससे के बाद नगर निकाय का चुनाव जो कि सकुशल संपन्न कराया जाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार शराब माफियाओं के विरुद्ध छापेमारी कराई जा रही है। ऐसे में अब देखना है कि पुलिस को सफलता किस तरह मिलती है। नगर लालकुर्ती थाना क्षेत्र में सप्लाई डिपो के पास से मेरठ आर्मी इंटेलिजेंस ने और मेरठ पुलिस ने एक फर्जी मेजर को गिरफ्तार किया है। फर्जी मेजर का नाम गणेश भट्ट बताया जा रहा है। वो हरियाणा का रहने वाला है, पंचकुला में उसका निवास है। वहीं पर पिछले 5 महीने से मेरठ इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस उसके पीछे थी। वो कैंटीन में जाकर सामान खरीदता था और साथ ही साथ अग्निवीर भर्ती के नाम पर उसने कई युवकों को ठगा भी है। जहां तक अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार इसके पास से 2420 रुपए, 2 मोबाइल, सेना की वर्दी और कई सिम बरामद हुए हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और मेरठ पुलिस ने बताया है कि इसके बाकी के साथियों की तलाश की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि अग्निवीर के नाम पर इसने किन किन लोगों को ठगा है। फिलहाल मिलिट्री कैंटीन से जब ये सामान लेकर निकला तभी इसके पीछे आर्मी इंटेलिजेंस लग गई थी और देर शाम को इसे सप्लाई डिपो के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी इंटेलिजेंस की ये बड़ी सफलता बताई जा रही है क्योंकि सैन्य क्षेत्र में इस तरीके के लोगों का घूमना आम। दरअसल लगातार योगी पुलिस एक्शन पर है, लगातार अपराधियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। इसी के तहत संभल सदर कोतवाली ने एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर नगर पालिका चुनाव के देखते हुए यहां पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जबकि इसका प्रयोग चुनाव में प्रयोग होने से पहले अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल दो दिन से लगातार संभल पुलिस की जो योगी पुलिस है वो एक्शन पे है। यहाँ पर एसपी चक्रे मिश्रा के निर्देश पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इससे पहले हयात नगर में एक आरोपी को पकड़ा गया था, जिसके पास से काफी तादाद में हथियार बरामद किए गए थे। आज सदर कोतवाली इलाके में यहाँ पर बेगम सराय वाईपुरम के नजदीक में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की तो वहाँ खंडर में एक फैक्ट्री मिली,
जहां पर 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी पहले से भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में पकड़ा गया था, उससे अलावा जिस पर दूसरे पर भी करीब आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिलहाल योगी पुलिस एक्शन में दरअसल नजर आ रही है। आज देखने की बात है जिस तरह से यहाँ पर 2 बंदूकें, 8 अवैध तमंचे और उसके अलावा गोलियां बरामद की। सिद्धार्थनगर जिले में दूसरे फेज यानी 11 मई को जो है वो मतदान होना है। सिद्धार्थनगर जिले में 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायतें हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 11 नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए 5 तहसीलों में नामांकन केंद्र बनाए गए हैं। नामांकन केंद्रों पर जो है वो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो सके। सिद्धार्थनगर ज़िले में जो नामांकन की तिथि है वो 24 तारीख तक है। वहीं जो नामांकन के पर्चे हैं उनकी जांच 25 तारीख को की जाएगी और जो प्रत्याशी अपना पर्चा वापस लेना चाहते हैं उसकी तिथि 27 तारीख और 28 तारीख को जो है वो प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट होगा। वहीं अगर सिद्धार्थनगर ज़िले में पार्टियों की बात करें तो अभी तक समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी किसी पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। सिद्धार्थनगर ज़िले में समाजवादी पार्टी ने 11 नगर पंचायतें और नगर निकाय में से जो है वो सिर्फ 9 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। भाजपा और जो कांग्रेस है वो अभी तक अपनी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। यही वजह है कि जो केंद्र हैं उन केंद्रों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पे गुरधाम मंदिर में एक चित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये बताना था कि आखिर शहर और शहर के आसपास जिलों में किन किन जगहों पे धरोहर हैं और इन धरोहरों का सामरिक महत्व क्या है। सबसे बड़ी बात ये कि इन धरोहरों में आधे जगहों को संरक्षित किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जो संरक्षित नहीं किए गए हैं। लेकिन इस चित्र प्रदर्शनी के द्वारा एक प्रयास ये किया गया है कि लोगों तक, जन सामान्य तक इन धरोहरों की जानकारी पहुँचे, धरोहरों के विषय में जाने और यही नहीं उन धरोहरों को सहेजने में और उस धरोहर को कंटिन्यू करने में अपने भी सहयोग को दें। अब देखने की बात ये होगी कि चित्र प्रदर्शनी के बाद लोगों में कितनी जागरूकता कायम होती है और वो धरोहर के प्रति कितने जागरूक होते हैं।